नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आक्रमण, जहां जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं। दुनिया इस वक्त जंग की भट्टी में तप रही है, हर दिशा से बारूद की गंध आ रही है, हर मोर्चा धधक रहा है और इन्हीं आग की लपटों में कई मुल्क झुलस रहे हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं विनाश की 3 तस्वीरें, 3 जंग, 3 नेता जिनकी चालों ने दुनिया को बारूद के मुहाने पर ला खड़ा किया है। पहली तस्वीर रूस से आई है। पुतिन ने एक ऐसा युद्ध हथियार तैयार किया है जो समंदर की गहराई से दुश्मन को तबाह कर सकता है। तो ड्रोन, लेकिन परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इस घातक ड्रोन की मार से कोई नहीं बच सकता। दूसरी खबर भी रूस यूक्रेन युद्ध के मैदान से है, जहां कोल्ड अटैक के दौरान जंग की रणनीति में बदलाव किया जाता है। ठंड इतनी पड़ती है कि इंसान जम जाए। ऐसे में पुतिन जेलेंस्की की क्या तैयारी है, इस पर भी आपको खबर दिखाएंगे। और तीसरी खबर हम आपको दिखाएंगे इजराइल गाजा जंग की। कहने को तो सीज फायर हो गया है, लेकिन अब भी वहां बमबारी जारी है। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे वॉर जोन से, देखते हैं आक्रमण। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आपको बता दें। ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर रूस यूक्रेन के जंग से जुड़ी हुई। यूक्रेन ने रूस में घुसकर हमला किया है। रूसी परमाणु मिसाइल तबाह करने की बात यूक्रेन की तरफ से कही जा रही है। परमाणु मिसाइल को तबाह किया है यूक्रेनी हमले में, परमाणु मिसाइल को निशाना बनाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। यूक्रेन ने रूस में घुसकर परमाणु साइट पर हमला बोला है, ये इस वक्त की जानकारी मिल रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बताते हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी जल्दी से आपको बताते हैं। बड़ी खबर है, निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है रूस यूक्रेन युद्ध, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा खुलासा, पूर्वी डोनेत्स्क में 1,70,000 रूसी सैनिकों की मौत हुई। पोक्रोवस्क शहर पर कब्जे की कोशिश तेज हो गई है। 2.25 लाख रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा रूस ने किया है, इस वक्त की बड़ी जानकारी। पूर्वी डोनेत्स्क में ये सैनिक मारे गए हैं। पोक्रोवस्क शहर पर कब्जे की कोशिश जो है वो तेज हो गई है, इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की कि देश ने नया परमाणु संचालित पानी के नीचे ड्रोन टॉर्पीडो पोसाइडन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। एक तरफ युद्ध की विभीषिका है, तो दूसरी तरफ नए नए हथियारों का प्रयोग। पुतिन कह रहे हैं कि अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन जो हथियार है वो दुनिया में कहीं भी और किसी भी वक्त हमला कर सकता है, इसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है। रक्षा जानकारों के मुताबिक इस बड़ी घोषणा का मकसद रूस के द्वारा पश्चिमी रक्षा सिस्टम को चुनौती देना और अपनी रणनीतिक क्षमता दिखाना है। भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस परीक्षण को परमाणु प्रतिस्पर्धा के बढ़ते माहौल के तौर पर देख रहा है। आगे क्या होगा सुरक्षा और कूटनीति के लिहाज से, क्योंकि एक खतरनाक संकेत है और इस प्रकार के नए हथियार एक नई रणनीतिक खतरे को जन्म दे सकते हैं। दुनिया थमी हुई है। क्योंकि पुतिन फिर अपने रौद्र रूप में है। एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट। सिर्फ 7 दिनों में 4 धमाके।
और वो धमाका जिसने महासागरों की गहराई तक डर फैला दिया। पोसाइडन टॉर्पीडो का टेस्ट। रूस ने पानी के नीचे वो राक्षस छोड़ दिया है जो समुद्र के पार तक तबाही मचा सकता है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला पोसाइडन, जिसने खुद पुतिन ने दुनिया का सबसे ताकतवर अंडर वाटर वेपन बताया है। जहां पुतिन का सुपर वेपन शो जारी है, सिर्फ एक हफ्ते में चौथा मिसाइल टेस्ट। और अब इस पोसाइडन टॉर्पीडो ने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है। पोसाइडन वो हथियार जो समुद्र के नीचे चलता है, लेकिन असर उसके ऊपर की दुनिया को हिला देता है। परमाणु ऊर्जा से चलता है, मीलों तक बिना रुके जा सकता है, और जब हमला करे तो पूरा तटीय इलाका मलबे में तब्दील हो सकता है। पोसाइडन टॉर्पीडो को एक परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किया गया। इसकी रेंज हजारों किलोमीटर मानी जा रही है। पानी के नीचे रहकर यह शहरों तक पहुंच सकता है। और विस्फोट इतना बड़ा कि रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर दे। विशेषज्ञों का दावा है कि यह सिर्फ एक टॉर्पीडो नहीं, यह रूस का चेतावनी संदेश है। नेटो और रूस को बताना कि हमारी शक्ति अब सिर्फ जमीन या हवा में नहीं, समंदर में भी उतनी ही घातक है। और यही बात पश्चिमी दुनिया को डरा रही है। नेटो ने इसे उकसाने वाला कदम बताया। अमेरिका ने कहा यह वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा है। लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया कि जो रूस को धमकाएगा वो खुद तबाही देखेगा। यूक्रेन जंग के बीच जब नेटो लगातार हथियार भेज रहा है, पुतिन का यह धमाका सीधा अमेरिका और उसके साथियों को कड़ा संदेश है। दूर रहो, वरना अगला विस्फोट सिर्फ पानी में नहीं, पूरे भूगोल में गूंजेगा। रूस ने ये टेस्ट ऐसे वक्त में किया है जब यूक्रेन के मैदान पर उसके हथियार पहले से बरस रहे हैं।
की रणनीति साफ है, नेटो को जंग के मैदान से डराकर दूर रखना और दुनिया को दिखाना कि रूस सिर्फ ताकतवर नहीं, अजेय है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये नया पोसाइडन सिर्फ डरा रहा है या वाकई जंग की दिशा बदल रहा है? कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये टेस्ट एक नई न्यूक्लियर रेस की शुरुआत हो सकता है। वो रेस जो कभी शीत युद्ध के दौर में देखी गई थी। ये एक तरह का शीत युद्ध पुनर्जन्म है, जहां हथियार नहीं बल्कि डर और प्रदर्शन दोनों चल रहे हैं। रूस की धमक, अमेरिका की चिंता और चीन का समर्थन। तीनों मिलकर एक नई शक्ति धुरी बना रहे हैं। चीनी रक्षा विश्लेषकों का दावा है कि पोसाइडन रूस की तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। यह दिखाता है कि मॉस्को फिर से वैश्विक सैन्य वर्चस्व चाहता है। मगर यह शक्ति दुनिया के लिए चिंता भी है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले हथियार मतलब पर्यावरण पर खतरा, सागर पर खतरा और मानव जीवन पर विनाश की आशंका। अगर ऐसा हथियार इस्तेमाल हुए तो सिर्फ दुश्मन नहीं, पृथ्वी भी हारेगी। पुतिन का पोसाइडन टेस्ट न सिर्फ ताकत दिखाने का प्रदर्शन है, बल्कि ये संदेश भी है कि रूस अब किसी के दबाव में नहीं आएगा। ये वही पुतिन है जिन्होंने बार बार कहा, अगर रूस पर अस्तित्व का खतरा आया तो हम सबको साथ लेकर जाएंगे। यानी ये सिर्फ जंग नहीं, ये एक चेतावनी है और ये चेतावनी किसी को नहीं बख्शेगी। नेटो हो, अमेरिका हो या यूरोप, हर देश अब इस धमाके की गूंज सुन रहा है। रूस का ये कदम स्पष्ट है। यूक्रेन में जारी जंग के बीच वो अब दुनिया को अपने तकनीकी हथियारों की ताकत दिखा रहा है। पोसाइडन टेस्ट सिर्फ एक प्रयोग नहीं, ये ग्लोबल पावर शिफ्ट का प्रतीक है। अब नेटो की बैठकें तेज हो गई हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लगातार बयान दे रहे हैं, पर पुतिन अपने मिशन पर अडिग है। हर धमाके के साथ एक नई चेतावनी, हर टेस्ट के साथ एक नया डर। दुनिया के मानचित्र पर अब एक और खतरे की लकीर खिंच चुकी है। समंदर की गहराइयों में पुतिन का पोसाइडन गूंज चुका है और उसके कंपन अब महाद्वीपों तक पहुंच रहे हैं।
क्या आने वाले दिनों में रूस सिर्फ जंग लड़ेगा या सत्ता संतुलन बदल देगा? दुनिया देख रही है, क्योंकि ये सिर्फ हथियारों की कहानी नहीं, ये भविष्य की दिशा तय करने वाला अध्याय है, जहां हर मिसाइल टेस्ट के साथ पुतिन दुनिया को एक नया संदेश दे रहे हैं। अभी हम जिंदा हैं और सबसे ताकतवर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आज की बड़ी खबर में व्लादिमीर पुतिन की रूस यूक्रेन लड़ाई में एक अहम मोड़ आ गया है। रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों पर कब्जे का दावा किया और पुतिन ने कहा है कि उनका बुनियादी मकसद अब पूर्वी यूक्रेन के इलाके में पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लाना है, विशेष रूप से डोनबास का इलाका। पुतिन के मुताबिक रूस अब प्रति सक्रिय नहीं बल्कि रणनीतिक पहल पर है। उन्होंने कहा कि युद्ध का दायरा अब गति से वापस लौटने का नहीं है बल्कि स्थिर फायदा उठाने का है। रक्षा जानकारों का मानना है कि इसका मतलब रूस का लक्ष्य अब यूक्रेन को सीधे कब्जा करना नहीं बल्कि सीमा के आसपास सुरक्षा जोन बनाने या बफर जोन बनाना और यूक्रेन के संसाधनों को कंट्रोल करने का हो सकता है। आगे क्या होगा, युद्ध का मोड़ किस दिशा में जा रहा है, यह बड़ा सवाल है, जहां वेस्टर्न कंट्रोल कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है और रूस अपनी मांगों के साथ और मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चार साल बीत गए लेकिन जंग खत्म नहीं हुई। रूस का हमला जारी है। यूक्रेन तबाही के मुहाने पर खड़ा है। हर दिन एक नया धमाका, हर रात एक नई बर्बादी। कभी यूरोप का आधुनिक देश कहा जाने वाला यूक्रेन आज मलबे में तब्दील हो चुका है। बिजली के तार जल चुके हैं, पानी की पाइपलाइनें टूट चुकी है और सर्दी की ठिठुरन अब मौत बनकर उतर चुकी है। चार साल से ज्यादा का वक्त होने को है इस जंग को, लेकिन हालात पहले से भी ज्यादा खराब है। रूस लगातार बमबारी कर रहा है। यूक्रेन के शहर राख हो चुके हैं और अब पुतिन ने दावा कर दिया है कि यूक्रेन के 2 अहम शहर रूस के कब्जे में आ चुके हैं। यानी रूस अपने मिशन में कामयाब होता दिख रहा है। मिशन जो शुरू हुआ था कीव से, मिशन जिसका मकसद था यूक्रेन की रीढ़ तोड़ना, और आज वही मिशन यूक्रेन को नतमस्तक करने की कगार पर ले आया है।
रूस का प्लान साफ है, सर्दी में यूक्रेन को ठंड से हराओ, जबकि सैनिक जमे हुए मोर्चे पर ठिठुर रहे हों। जब बिजली ना हो, जब हथियारों की कमी हो, तब जंग अपने आप झुक जाएगी। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, हमारी सेना ने यूक्रेन के 2 शहरों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया है। पुतिन का दावा सिर्फ बयान नहीं, एक संदेश है कि रूस अब थमने वाला नहीं। हर गुजरते दिन के साथ वो यूक्रेन को घुटने पर लाने के करीब पहुंच चुका है। ये सर्दी यूक्रेन पर भारी पड़ रही है। बिजली कट चुकी है, हीटिंग सिस्टम बंद है और लोग बर्फ में ठिठुरते हुए रात गुजार रहे हैं। रूस जानता है कि ठंड से लड़ना किसी मिसाइल से लड़ने से ज्यादा मुश्किल है। यूक्रेन की ऊर्जा संरचनाओं पर लगातार हमले, बिजली घरों को निशाना, पावर ग्रिड्स ध्वस्त और हजारों गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं। ये सिर्फ हमला नहीं, ये रूस की सर्द जंग रणनीति है। पुतिन समझ चुके हैं कि यूक्रेन को बंदूक से नहीं, ठंड और भूख से हराया जा सकता है। इसलिए ऊर्जा ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। हमारे पास अब हीटिंग नहीं, बिजली नहीं, हम बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। सैनिकों की कमी ने भी ज़ेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मोर्चों पर थके हुए सैनिक, कम होते हथियार और खत्म होती उम्मीदें, ये सब मिलकर यूक्रेन को कमजोर बना रहे हैं। कभी पश्चिमी मदद के भरोसे लड़ रहा था यूक्रेन, अब वही मदद धीमी पड़ रही है। अमेरिका चुनावी मोड में है, यूरोप गैस संकट में और यूक्रेन अकेला जंग में। यूक्रेनी मोर्चों पर अब सैनिकों की भारी कमी दिख रही है। हर दिन जंग में सैकड़ों घायल, लेकिन नए सैनिकों की भर्ती बेहद धीमी है। ये युद्ध अब सिर्फ मशीनों की लड़ाई नहीं, ये मानव सहन शक्ति की अंतिम परीक्षा बन गया है।
उनकी रणनीति वही धीरे धीरे दबाओ लेकिन पूरी तरह मिटाओ ड्रोन, मिसाइल और सर्द हवाओं का हथियार। पुतिन हर मोर्चों पर अपनी जीत की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक यूक्रेन आत्मसमर्पण नहीं कर देता। यानी ये जंग अब सिर्फ सीमाओं की नहीं रही, ये पुतिन के प्रेस्टीज वार में बदल चुकी है। यूक्रेन की हार रूस की सत्ता और शक्ति का प्रतीक बन चुकी है। सवाल बड़ा है, क्या ये सर्दी यूक्रेन की आखिरी सर्दी होगी? क्या बर्फ के नीचे एक देश की उम्मीद भी जम जाएंगी? ठंड बढ़ रही है, हमले रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं और यूक्रेनी सरकार अब सर्वाइवल मोड में है। हथियारों की किल्लत इतनी है कि कई यूनिट्स बिना गोला बारूद के जंग लड़ रही हैं। चार साल से चली आ रही ये जंग अब सहन शक्ति की जंग बन चुकी है। जिसके पास ऊर्जा है वो जिंदा है, जिसके पास हथियार है वो टिकेगा। ये जंग अब नतीजे के करीब है। रूस धीरे धीरे जीत की ओर बढ़ रहा है क्योंकि पश्चिम थक चुका है। पुतिन के चेहरे पर जीत का आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा है। उनके बयान, उनकी चालें, सब में एक विजेता का लहजा दिख रहा है और दुनिया को ये समझ आ रहा है कि रूस अब पीछे हटने वाला नहीं। पर सवाल यही है, क्या इस जंग में जीत किसी की होगी या दोनों देश बर्बादी की दलदल में धंसते जाएंगे? यूक्रेन अब भी कह रहा है वो लड़ेगा, आखिरी सांस तक लड़ेगा। लेकिन मैदान पर तस्वीर कुछ और कहती है। टूटे टैंक, बर्फ में दबी लाशें और ठंड से जूझते सैनिक। हर जंग एक कहानी छोड़ती है, पर ये जंग तबाही की दास्तान बन चुकी है। जहां बच्चे मोमबत्तियों की रोशनी में पड़ रहे हैं और जवान ठंड में आखिरी सांस ले रहे हैं। चार साल से जारी ये जंग अब अपनी सबसे ठंडी, सबसे खतरनाक मंजिल पर है।
यूक्रेन ठिठुर रहा है, रूस मुस्कुरा रहा है और दुनिया सिर्फ देख रही है। क्या इस सर्दी में यूक्रेन झुक जाएगा या फिर राख से उठेगा नया प्रतिरोध? जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि ये जंग अभी खत्म नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक तरफ पुतिन है जो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ खड़े हैं बेंजामिन नेतन्याहू। वो भी नहीं मान रहे हैं। गाजा में फिर से बमों की बारिश हो रही है। वही धमाके, वही चीख पुकार, वही लहूलुहान सड़कें। 3 हफ्ते पहले सीजफायर हुआ था, लेकिन इजराइल ने एक बार फिर गाजा को बारूद के धुएं से ढक दिया है। नेतन्याहू कहते हैं कि हम आत्मरक्षा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, जब बम गिरते हैं तो क्या वो सिर्फ हमास के लोगों पर गिरते हैं या मासूमों पर भी? कब तक गाजा की जमीन को भूमि युद्ध बनाता रहेगा इजराइल? कब तक इन चीखों को दुनिया यूं ही अनसुना करती रहेगी? ממש עבר להביא אותו. फिर वही मातम। फिर वही चीखें। और फिर वही नेतन्याहू का हवाई कहर। तीन हफ्ते पहले सीज फायर की उम्मीद जगी थी, पर अब उस उम्मीद पर भी बारूद बरस चुका है। इजराइल ने गाजा पर फिर बम बरसाए हैं और इस बार हमले इतने पावरफुल हैं कि धरती कांप उठी है। सवाल ये है कि नेतन्याहू बार बार इस आग में तेल क्यों डाल रहे हैं? गाजा की तबाही आखिर किसकी जीत है और किसकी सियासत? गाजा की धरती पर फिर मौत बरस रही है। फिर से उठी है बारूद की गंध, फिर से बिखरी है लाशें, फिर से टूटे हैं घर और फिर वही नाम गूंजा है, बेंजामिन नेतन्याहू। सीज फायर को हुए 3 हफ्ते भी नहीं हुए, लेकिन नेतन्याहू की तोपें फिर गरज उठी। गाजा के आसमान में फिर धमाके हैं और जमीन पर फिर मातम। इजराइल ने दावा किया कि उसने हमास के ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन जो तस्वीर दुनिया देख रही है वो ठिकाने नहीं, बस्तियां हैं। जहां मासूम बच्चे थे, जहां बुजुर्ग नमाज में थे, जहां उम्मीद थी अब सिर्फ मलबा है।
हफ्ते पहले अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ सीज फायर अब इतिहास बन चुका है। इजराइल कहता है हमास ने पहले हमला किया, हमास कहता है इजराइल ने पहले तोड़ा वादा। लेकिन जो सच्चाई है वो कि इस जंग में मरता वही है जो किसी भी पक्ष का नहीं है, बल्कि इंसान दम तोड़ता है। नेतन्याहू का आदेश था पावरफुल स्ट्राइक, और उसी आदेश के बाद शुरू हुई बमबारी की वो रात जिसने गाजा को फिर से बारूद के ढेर में बदल दिया। इजराइल के फाइटर जेट्स ने देर रात कई ठिकानों को निशाना बनाया। हवाई हमलों में दर्जनों इमारत मलबे में तब्दील हो गई। लोग सड़कों पर हैं, अस्पतालों में अफरा तफरी मची है, और हर तरफ एक ही सवाल है, कब रुकेगा ये कत्ल का सिलसिला। स्थानीय लोगों के मुताबिक हमने सोचा था सीज फायर के बाद राहत मिलेगी, लेकिन रात को फिर बम गिरे, सब कुछ खत्म हो गया। इजराइल का कहना है कि हमले सिर्फ हमास के ठिकानों पर हैं, लेकिन गाजा की हकीकत यह है कि अब वहां बचा क्या है। शहर की बिजली गई, पानी की सप्लाई ठप, अस्पतालों में दवा खत्म, और हर माँ की गोद में एक सवाल, आखिर गुनाह क्या था। ये वही नेतन्याहू हैं जो दुनिया के सामने कहते हैं हम आत्मरक्षा कर रहे हैं, लेकिन जब हर मिसाइल के नीचे बच्चे हों तो ये आत्मरक्षा है या इंसानियत पर हमला। नेतन्याहू के पावरफुल अटैक की घोषणा ने पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया है। हमास ने चेतावनी दी है, अगर इजराइल नहीं रुका तो नया इंतिफादा शुरू होगा, यानी फिर वही रॉकेट, फिर वही बदले की जंग। उधर अमेरिका भी असमंजस में है। ट्रंप की 20 सूत्री पीस प्लान अब सवालों के घेरे में है। 3 हफ्ते पहले जिस योजना पर उम्मीदें जगी थीं, आज वही योजना राख में तब्दील हो रही है। अमेरिका ने दावा किया था कि योजना स्थायी शांति लाएगी, लेकिन इजराइल और हमास दोनों ही एक दूसरे को समझौता तोड़ने का दोषी बता रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं योजना पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन धरती पर धमाके कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जानकारों के मुताबिक अगर ट्रंप का प्लान धरातल पर विफल होता है तो ये सिर्फ कूटनीति हार नहीं होगी, ये उस विश्वास की मौत होगी जो दुनिया को शांति पर भरोसा दिलाता है। नेतन्याहू के लिए ये जंग सिर्फ सीमाओं की नहीं है, ये सियासत की भी है, क्योंकि इजराइल की आंतरिक राजनीति में नेतन्याहू पर दबाव है, भ्रष्टाचार के आरोप है, सत्ता पर संकट है और जनता का गुस्सा है। ऐसे में सुरक्षा के नाम पर यह जंग नेतन्याहू को भीतर से मजबूत देती है, लेकिन नेतन्याहू की मजबूती गाजा की बर्बादी बन रही है। हर हमले के बाद एक नया अनाथ, हर धमाके के बाद एक और लाश।
तो सवाल अब बस यही है, क्या नेतन्याहू का गाजा ऑपरेशन सुरक्षा का प्रतीक है या सियासी ढाल? क्यों बार बार समझौते के बाद तोड़ दी जाती है शांति की कसम? क्या गाजा सिर्फ एक युद्ध भूमि है या नेतन्याहू की राजनीति का मोहरा? इजराइल कहता है वो सिर्फ हमास को मिटाना चाहता है, लेकिन जब बम गिरता है तो हमास और आम इंसान में फर्क नहीं रहता, और यही फर्क मिट जाने से शांति की जमीन हर बार खून में डूब जाती है। कभी कभी लगता है कि गाजा नक्शे पर नहीं, बस राख पर लिखा हुआ नाम है, जहां इमारतें नहीं बची, जहां उम्मीदें नहीं बची, बस बचा है डर और इंतजार अगली बमबारी का। तीन हफ्ते भी शांति नहीं टिक सकी, क्योंकि जिस दुनिया में हथियारों की आवाज राजनीति की जुबान बन जाए, वहां सीज फायर सिर्फ एक दिखावा है। नेतन्याहू कहते हैं कि हम अपने देश की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे की बस्तियों को मिटाना जरूरी है? गाजा जल रहा है, बच्चों की लाशों के बीच फिर वही सियासी बयान, फिर वही मजबूरियां, फिर वही मूक दुनिया। अब बस एक ही सवाल है, क्या गाजा का समाधान हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक तरफ पुतिन ने अपनी परमाणु मिसाइल बुरेविनुस के टेस्ट से दुनिया में सनसनी मचा दी है, तो दूसरी तरफ ट्रंप ने न्यूक्लियर हथियारों की रफ्तार बढ़ाने का बिगुल बजा दिया है। सवाल यह है कि क्या धरती पर एक बार फिर से परमाणु जंग की आहट है? क्या रूस और अमेरिका के हथियारों की होड़ दुनिया को तबाही के मोड़ पर ले आई है, और जहां से यू टर्न का कोई रास्ता नहीं है, बस एक बटन दबाने की देर है, और दोनों देशों के न्यूक्लियर हथियारों पर दोनों देशों के हाथ रखे हुए हैं। बस देखना यह है कि पहले कौन बटन दबाता है, पहला वार कौन करता है, उसके बाद तबाही और कयामत तो तय है। रात के सन्नाटे में एक आहट ने दुनिया को हिला दिया। बुरेविनुस के परीक्षण ने वैश्विक राजनीति में आग का गोला फूंक दिया। रूस की नुमाइश, अमेरिका की कड़ी प्रतिक्रिया, और धरती पर फिर से परमाणु खतरे की परछाइयां। क्या दुनिया अब एक कैसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां शब्द कम और हथियार ज्यादा बोलेंगे? विश्व की ताकतें फिर टकराने की तैयारी कर रही हैं। रूस के बुरेविनुस परीक्षण ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भूकंप ला दिया, और उसी भूकंप ने अमेरिका के अंदरूनी तनाव को और तेज कर दिया।
रिपोर्ट्स कहती है कि व्हाइट हाउस से भी अब तुरंत प्रभाव के आदेश सामने आ रहे हैं। परमाणु परीक्षणों में तेजी लाने का ऐलान, जबकि देश अपने ही नाभिकीय आधारभूत ढांचे की सुरक्षा को लेकर परेशान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक और इससे पहले की घोषणा ने वैश्विक राजनीति की बिसात बदल दी है। अमेरिका ने अपने परमाणु परीक्षण कार्यक्रमों को तेज करने के इशारे दिए हैं। ये वो तस्वीर है जहां एक ही वक्त में दो विरोधाभास खड़े हैं। एक तरफ हथियारों की दौड़ तेज करने की घोषणा, दूसरी तरफ घरेलू व्यवस्था में सिकुड़न और सुरक्षा कर्मियों की कमी की खबरें। गवर्नमेंट शटडाउन की आड़ में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है और यही कमजोरियां अगर सही है तो न्यूक्लियर हथियारों की सुरक्षा के लिए घातक बन सकती हैं। फिलहाल दुनिया जिस मोड़ पर खड़ी है वही वाकई खतरनाक है, यानी दो धारी तलवार जैसा मोर्चा। बाहरी दबाव और आंतरिक कमजोरी। पेंटागन के कुछ सूत्र और मीडिया रिपोर्ट्स कहते हैं प्रोडक्शन और थर्मल रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर पड़ रहा है, जिसका नतीजा हो सकता है कि सुरक्षा गार्ड्स, लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस प्रभावित हो। और जब आप हथियारों की संख्या बढ़ाने की बात करते हैं तो पूछिए, क्या उनकी रखवाली का भरोसा अभी भी कायम रह पाएगा? फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट के मुताबिक इतिहास बताता है कि हथियारों की रफ्तार बढ़ाते समय व्यवस्थागत कमजोरियां सबसे बड़ा जोखिम बन जाती हैं। गलती एक बार हुई ना तो उसे रोका जा सकता है, ना उसके परिणाम भुलाए जा सकते हैं। और यही वो समय है जब वैश्विक सलाहकार और रणनीतिक लेखक चेतावनियां दे रहे हैं। रूस के एक वरिष्ठ सलाहकार के कथित बयान ने यूरोपीय उत्तर सुरक्षा को झंझोड़ दिया, जहां खुले तौर पर महायुद्ध की संभावना और रूसी रणनीति पर कड़े शब्द सुनने को मिले। फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश सतर्क हैं और उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बात कथित तौर पर कही जा रही है और दूसरी बात रिपोर्ट्स में आ रही है। मीडिया रिपोर्टिंग और अफवाहों के बीच का अंतर को समझना जरूरी है, पर जनता के बीच जो दहशत फैल रही है वो वास्तविक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान भी अपनी मिसाइल क्षमता बढ़ा रहा है और क्षेत्रीय अस्थिरता का दायरा और चौड़ा होता जा रहा है। तो क्या हम एक बहुधुरी संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं? क्या अगला युद्ध अगर हो तो परमाणु जंग की शक्ल अख्तियार कर लेगा?